हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक 02 2024 बैच के लिए लास्ट टाइम जो भी लगभग हमारे पास 12 से 15 दिन बचे हुए और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी में कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा ना कि कुछ मत पढ़ो, खाली ये 4 टॉपिक पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा। कोस्ट गार्ड के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी मैं एक अलग सी वीडियो लेके आऊँगा कि आपको अपने अपने रीजन में अपने अपने स्टेट में कितना टारगेट करना चाहिए मॉक के अंदर, और मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, रिवीजन करना, और बाकी के जो सिलेबस रह गया उनको साथ साथ में कैसे लेके चलना है। मैं वो सारी चीज़ों को अभी आपको इस वीडियो के अंदर, छोटी सी वीडियो के अंदर, बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि लास्ट टाइम में बहुत हेल्पफुल होगी। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी इतने दिन से आपने कुछ नहीं पढ़ा और 15 दिन में पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। 15 दिन में क्या करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो गई, सबसे पहले बताता हूँ आपको मॉक टेस्ट लगाना है। तो बेस्ट मॉक टेस्ट आपको A to Z स्टडी, मतलब मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट और सबसे कम प्राइस के अंदर। तो A to Z स्टडी ऐप पे जाओ, डाउनलोड कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। वहाँ पे आपको 120 रुपीज़ की मॉक टेस्ट दिख रही होगी। अगर आप 1 अप्रैल को बाई कर रहे हो तो इसकी प्राइस 100 रुपये दिख रही होगी, बट 1 अप्रैल के बाद 120 रुपये शो करेगी इसकी, ठीक है। तो वहाँ पे जीडी की कंप्लीट मॉक टेस्ट है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। 110 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वैसे, और खतरनाक लेवल का मॉक टेस्ट होगा एग्जैक्टली आपके एग्जाम के लेवल के। बात समझ में आ रही है? तो एक बार दो, यहाँ पे जितने नंबर आएंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम में आपके वही मार्क्स होंगे, उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं होंगे, उससे कम मार्क्स नहीं होंगे। एक आध नंबर इधर उधर चलेगा बट ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा। तो इस मॉक टेस्ट को लगाओगे तो ये बहुत सारे फायदे, जो बच्चे उसमें भी इनरोल हो रहे हैं, कल ही लॉन्च हुआ ये, तो उनके बीच में आप जो अटेम्प्ट करोगे आपकी रैंकिंग डे बाय डे शो होगी, ठीक है। तो देरी मत करो, जाओ फटाक से इस बैच को ज्वाइन कर लो, आपको इसके अंदर मॉक टेस्ट मिलेंगे। और अगर पेमेंट से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो आप व्हाट्सअप करके हमारी टीम मेंबर से पूछ सकते हो। अब आ जाते हैं, अगर आपकी बेसिक्स में कुछ खराबी है तो अब हम बेसिक्स के लिए भी बैच है सेक्शन 1 के लिए, तो वहाँ पे रक्षक बैच को पढ़ सकते हो। अगर आप ऑलरेडी बैच में हो तो मॉक टेस्ट मत लेना, आपको उस बैच में मिल जाएगी। अब मैं समझाता हूँ आपको किस तरीके से करना है, ध्यान से सुनो। आप में से बहुत सारे बच्चे वो होंगे ना कि जो रिवीजन कर रहे होंगे अब, या फिर रिवीजन के अलावा अपना सिलेबस, ठीक है, अभी कुछ बाकी होगा आपको। तो मैं बोलता हूँ अगर आपकी सिलेबस कुछ बाकी है, या फिर आपने, पहली बात समझो, अगर आपकी सिलेबस कुछ बाकी है या फिर आपकी सिलेबस कंप्लीट हो गई है। अगर आपकी सिलेबस पूरी कंप्लीट हो गई तो दिन के 8 से 10 घंटे दो रिवीजन के ऊपर और मॉक के ऊपर, ठीक है। और आपकी सिलेबस स्टिल अभी बाकी है तो आपको दिन के 5 आवर्स आपको रिवीजन पे देने चाहिए, बाकी के 5 आवर्स आपको सिलेबस पे देने चाहिए, जो सिलेबस बाकी है उनके ऊपर सीखने पे। बोलो क्या दिन में 10 घंटे पढ़ने होंगे? तो भाई दिन होता है 24 घंटे का, दिन एंड रात मिला के। और आज के लिए स्टूडेंट के लिए दिन और रात के, मैं बहुत सारे बच्चे जो 2-2 3 बजे तक जग के पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब मैं टेलीग्राम पे 2 बजे रात में कुछ मैसेज करता हूँ तो बच्चे रिप्लाई दे रहे होते हैं, इसका मतलब वो जगे हैं, ठीक है। तो 24 घंटा में चलो मैं 7 घंटा निकाल भी देता हूँ, ठीक है। मिनिमम इतना लेके चलता हूँ कि आप कितना सोते होगे भाई, 7 घंटा सोते ही होंगे, तो भी आपके पास 17 घंटे बच रहे हैं। इन 17 घंटे में मैं 7 घंटे और निकाल देता हूँ, दिन के कुछ घर के काम, आपके डेली लाइफ रूटीन होती है ना, तो मिनिमम मैं 10 घंटे मांग रहा हूँ आपसे। इन 10 आवर्स में अगर आप प्रिपरेशन पे देते हो तो आपकी सिलेक्शन हो जानी है। तो अभी भी टाइम है, तो आपको क्या करना है, 5 घंटे रिवीजन पे दो, आपने जो पढ़ा है। और ऐसा मत करना हमने पढ़ा ही है 2 घंटे रिवीजन हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। आपको रिवीजन पे 5 घंटे देने हैं, किस तरीके से देने मैं बताऊंगा। और 5 घंटे देने सिलेबस के ऊपर। अब सुनो, एक चीज़ मैं बताता हूँ, रील्स से बचना। रील्स आपके बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे, तो थोड़ी सी मन में अपनी मम्मी पापा को दिमाग में रख लो कि हाँ उनका चेहरा रखो, ताकि मतलब ऐसा फील आना चाहिए ना कि उनके लिए कुछ करना है, तो आप रील्स कम देखोगे, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले दिन में आपको मॉक लगाने हैं। अभी दिन में एक लगाओ, ठीक है, और एक दिन गैप करके भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर अभी लगाने की जरूरत नहीं, जब आपका एग्जाम डेट और सिटी आ गया तब से रेगुलर हो जाना। तो आपको मॉक लगाओ, ठीक है, दिन में एक मॉक लगा रहे हो सुबह सुबह। मॉर्निंग टाइम में आपको, मैं हमेशा से कहता हूँ मॉर्निंग टाइम में आपको मॉक लगाने हैं। मॉर्निंग में आपने मॉक लगाया, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 उसमें होगा। अपने A to Z स्टडी ऐप पे लगा रहे हो, बहुत बढ़िया है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, बिकॉज मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स फोड़े हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ। अभी रिसेंट में भी कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट दिया। वैसे वो तो एग्जाम ईजी लगता है कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, बट एक आइडिया मिल जाता है कि कोस्ट गार्ड सवाल कैसे पूछ रहा है। तो गाइज यहाँ पे जो सीन है ना, कि सेक्शन 1 जो है और सेक्शन 2 है, आपने इसमें से जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, अब मॉक लगा के ये नहीं ना कि हम छोड़ दिए, उसमें से जो जो टॉपिक के सवाल आपसे गलत हुए हैं, ठीक है, मान लो कोई टॉपिक के सवाल गलत हुए हैं और आपने उसको अटेम्प्ट कर रखा। पहली बात तो ना 110 क्वेश्चन होते हैं, आपको 110 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। आपको उसका आंसर आ रहा है तो भी ठीक, आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है तो भी ठीक, आपको पूरे के पूरे आंसर करने, बिकॉज एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मान लेते ना कि आपने लास्ट टाइम में 20 क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे थे आपने अटेम्प्ट कर दिया, या फिर 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया, आपको नहीं आंसर पता फिर भी, तो मेरी पॉसिबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा ना सही 5 से 6 ही सही हो जाए तो आपके 5-6 नंबर बढ़ जाएंगे ना। तो ये चीज़ बहुत मैटर करता है। और ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पे कोई आपको डरवाए ना कि निगेटिव गलतियाँ करोगे तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं बढ़ता है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। वो कहो पहले कि खुद एग्जाम दे, मैंने बहुत सारे एग्जाम दे रखे हैं, फोड़े तो मेरे को पूरा अच्छा से पता है कि ऐसे कुछ नहीं होता। आप पूरा परसेंटाइल वगैरह नहीं है इस एग्जाम में, आप पूरा का पूरा अटैम्प्ट करना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, पूरा अटैम्प्ट करना अपने को। ठीक है, पूरा अटैम्प्ट करोगे, जो भी आपका स्कोर होगा आपने नोट करना है। और एंड में आपको ये चीज़ ज़रूर देखना है कि आपने कितना तुक्का लगाया और उस तुक्का में से आपने कितना सही किया। या फिर चलो नहीं भी इस चीज़ को ध्यान दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि आपने जिस जिस टॉपिक के आंसर किए हैं, तो ध्यान देना ये ना कि आपके पढ़े हुए टॉपिक हैं क्या वो। अगर पढ़े हुए टॉपिक है आपके और उसके बावजूद भी गलत हो रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेपर पे नोट कर देना कि ये टॉपिक हमने पढ़ा था, हमारा गलत हो रहा है। और दूसरा टॉपिक वो होगा जो हमने नहीं पढ़ा था, उसके बावजूद भी या तो हमने सही या फिर गलत कर दिया, जो भी है उनको नोट कर लो। तो सबसे पहले अगले 5 घंटे तक आपने जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं और गलती हो रही है उन सबका रिवीजन करो। जस्ट लाइक सेक्शन 1 में आपने किसी चीज़ को, लाइक मैथ में कुछ गलती कर दिया, मेंसुरेशन का फॉर्मूला गलत हो रहा है, ज्योमेट्री गलत हो रहा है, तो ज्योमेट्री का रिवीजन करो। सेक्शन 2 के अंदर मान लो किसी का वेक्टर से रिलेटेड गलत है, फिजिक्स में मान लो किसी का कोई है ना थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड कुछ गलत है, ओके, या फिर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ गलत है, तो आप उस चैप्टर को रिवीजन करोगे। मैथ से रिलेटेड कुछ अगर गलत है, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कुछ गलत है, तो उसका आप रिवीजन करोगे। तो इस तरीके से रिवीजन होता है, ये नहीं कि आंख बंद करके जो मन में आया वो रिवीजन कर रहे हो। तो भाई ऐसे तो एक ही चीज़ पढ़ते रह जाओगे जो आपको अच्छा लगता है, आप वो चीज़ पढ़ ही नहीं पाओगे जो एक्चुअली गलती आप कर रहे हो। आपने एक मॉक लगाओगे ना, उसके अंदर से आपको 2 दिन का कोटा मिल जाएगा कि 2 दिन, अगले 2 दिन आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो इसलिए आपको एक मॉक सुबह में लगा लेना, अपने A to Z स्टडी ऐप पे जाओ, एक मॉक लगा लो, जो टॉपिक से रिलेटेड आपकी गलती हुई तो पढ़े लिखे हो तो समझ में आ जाएगा ना किस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है ये। अगले 2 दिन तक उसका रिवीजन करो, बेटर तरीके से करो जिन जिन टॉपिक्स की गलतियाँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब बाकी के नेक्स्ट आपको 5 आवर्स क्या करने, वो उन टॉपिक्स को पढ़ने जो सिलेबस आपको लग रहा है कि ये ईजी है और कम टाइम के अंदर हो सकता है। अगले 5 आवर्स में क्या क्या पढ़ने ध्यान से देखो, जो सिलेबस जो मैं बोल रहा हूँ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों लेके चलना है आपको, जब दोनों एक ही दिन होगा, एक ही साथ होगा। ठीक है, तो एक चीज़ समझना, मान लो सेक्शन 1 के अंदर मेनली तो मैथ में ही प्रॉब्लम हो रहा होगा, साइंस में हो रहा होगा, रीजनिंग या फिर इंग्लिश में हो रहा होगा। बाकी रीजनिंग में तो कोई गलती होने वाली चीज़ नहीं, और जीके बहुत है नहीं कि उस पर टाइम देना, तो आप यूट्यूब पे मैं जो करा रहा हूँ उसको भी देख के कर सकते हो। या फिर सेक्शन 2 का मान लो कोई मैथ और फिजिक्स का टॉपिक है जिसको लग रहा है कि आपने पढ़ा नहीं है अभी, तो 10 से 15 मिनट निकाल के देख लो, एक पेपर पे लिख लो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 किन किन टॉपिक्स को आपने अभी तक नहीं करा है, वो चीज़ ना आप पहले लिख लोगे, ओके, नोट कर लोगे। फिर आपको ये देखना ना कि इस टॉपिक्स में से सबसे ईजी क्या है। जस्ट लाइक मैं बताता हूँ आपको, सेक्शन 1 के अंदर मान लो कोई मैथ है, ठीक है, जो चीज़ जल्दी पढ़ा जा सकता है, प्रॉफिट लॉस सोचोगे कि एक दिन में हम पढ़ ले, पॉसिबल नहीं है, तो एक दिन में क्या पढ़ा जा सकता है, एलसीएम पढ़ा जा सकता है, रेशियो पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा टाइम एंड वर्क आप एक दिन के अंदर नहीं पढ़ सकते हो, 2 दिन लग जाएंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आप 2 दिन में पढ़ोगे। ठीक है, एवरेज आप एक दिन में पढ़ सकते हो। ठीक है, मेंसुरेशन आप 2 से 3 दिन लगा सकते हो पढ़ने में। आपको ज्योमेट्री 2 दिन मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे कोस्ट गार्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेक्शन 1 में। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होता है 2 से 3 दिन लग जाएगा पढ़ने में आपको बढ़िया से। तो ये जो जो चीज़ें ना भारी जो, तो इनमें से आपको देख लो कौन सी चीज़ों को आपने अच्छा से नहीं पढ़ा है और आपको पढ़ना है, तो ये देख लो जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि कम दिन में हो जाएगा पहले उसको निपटा लो। सेक्शन 2 का अगर हम बात कर ले, वहीं पे तो फिजिक्स और मैथ का कोई टॉपिक है, आपको लग रहा है कि इसकी चीज़ें हमने पढ़ी नहीं है और कम टाइम के अंदर हम उसको पढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले उन चीज़ों को पढ़ो ना कि जो कम टाइम के अंदर पढ़ सकते हो। रीज़न इसके पीछे को मैं बताऊँ, कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ों को कवर हो जाए वो बेटर है। अब मान लो 5 दिन लगा के मैं एक टॉपिक पढ़ता हूँ और उसी 5 दिन में कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ लूँ जहाँ से 2-3 सवाल भी आते हों, तो मैं ज़्यादा चीज़ों को पढ़ूंगा ना, तो ये चीज़ मैटर करता है। तो सबसे पहले इस रूल को आपको फॉलो करना है, 50-50 बांट दो। ठीक है, 50% जो अपने स्टडी टाइम का है रिवीजन पे हम जरूर देंगे, और ये 5 घंटे से कम रिवीजन करोगे तो ये एक पाप है, ये एक पाप है। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मॉक के अंदर ठीक है, आपने 2-3 गलतियाँ सिर्फ कर रहे हो, लग रहा है कि सब कुछ आपका ठीक है और आप रिवीजन नहीं कर रहे हो 5 घंटे, तो आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। अभी 15 दिन लगभग है एग्जाम है ना, तो आप जैसे एग्जाम तक पहुंचोगे बहुत सारी चीज़ों को भूलने लगोगे, और नहीं भी भूलोगे ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, अच्छा नहीं ए है कि बी है, ऐसा फील होगा। इसलिए 5 घंटे रिवीजन दो। आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे से हो जा रहा है तो मिनिमम बांध लो ना, मान लो कि आपके सेक्शन 1 के कुल मिला के 20 से 25 चैप्टर है,
तो बांट लो कि अगर अगले 12 दिन तक मेरे को खत्म करना है, डेली के मैं आपको 4 चैप्टर्स खत्म करूंगा, ठीक है। मैं सब रिवीजन करूंगा पढ़ के, तो 5 घंटे में आप 4 कर ले रहे हो या फिर 3 कर ले रहे हो, तो इस तरीके से बांटो। ओके, इंग्लिश वोकैबुलरी को कैसे बांटना है मैं बताता हूँ आपको रिवीजन में। आपको अगर आपने शुरू से अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो हमारी पीडीएफ बाई करके भी पढ़ सकते हो। तो आपको बांट लेना कि अगर मान लो 15 दिन है हमारे पास, तो डेली के 20 सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं याद करते हैं भाई, वर्ड्स मीनिंग याद करते हैं। दिन के 20 भी अगर मैं याद कराऊँ आपको ना, तो आप एंड डेट तक 300 वर्ड याद कर लोगे। तो 100% तो मैं नहीं कह सकता, बट फिर भी 70% पॉसिबिलिटी कि इसमें से क्वेश्चन आ जाए हमारी पीडीएफ से पढ़ते हो तो। दिन के 20 सिनोनिम्स याद करना पॉसिबल है भाई आराम से। दिन के 30 to 50 ईडियम्स और 30 to 50 वन वर्ड याद करना ईजी है, क्योंकि ये दोनों बहुत ईजी होते हैं। और मैं दिन के 50 के 100 भी याद कर सकता हूँ, ईडियम और वन वर्ड। और नेक्स्ट डे जब आपको क्या करना है ना, नेक्स्ट डे आप जब पढ़ ले रहे हो न्यू चीज़ों को ना, तो पिछली वाली चीज़ों को रिविजन कर लो, ठीक है। तो वो ज़्यादा चीज़ आपके माइंड में रहेगी। तो ओवरऑल मैं बहुत कुछ शॉर्टकट नहीं बताऊंगा आपको, एक ही चीज़ कहूँगा कि डे के स्टार्टिंग में आपको रिकैप कर दो, मॉक लगाने हैं। मॉक के अकॉर्डिंग आपको आज का दिन शेड्यूल करना है, और लग रहा है कि वो आज जो शेड्यूल आपने बनाया है वो आज खत्म नहीं हो जाएगा, तो अगले दिन बिना मॉक लगाए कल की बाकी चीज़ों को अगले दिन में पूरा करना है। बट कोशिश करना है कि 15 डे का एक चार्ट बनाओ, ठीक है। 15 डे आपको ये कोशिश करना है ना कि 15 डेज के अंदर आपने टारगेट बनाया डेली के 10 घंटे पढ़ने का, तो आप एक पेपर पे लिखोगे डेट इतना हमने 10 घंटे पढ़े, डेट इतना हमने यहाँ पे 8 आवर्स भी पढ़ा, डेट इतना हमने 12 घंटे पढ़ लिए, डेट इतना हमने 3 घंटे पढ़े। और एग्जाम से एक दिन पहले आपको ओवरऑल दिन के 10 घंटे भी 15 डेज में पढ़ोगे तो 150 घंटे होने चाहिए। अगर आपने 150 घंटे पढ़ लिए हैं, ठीक है, रिवीजन और नई चीज़ों को पढ़ के, तो आपने अपना 100% दिया। अगर 150 से कम दिए हैं तो आपने 100% नहीं दिया, और 150 से ज़्यादा घंटे दे दिए हैं, 152 घंटे, 155 घंटे, तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। फिर भी आप एक कॉन्फिडेंट होकर जाना कि आपने 100% से भी ज़्यादा दे रखा है, तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे कोई रोक लेगा। तो यहाँ पे मैं नहीं कहता हूँ कि आप 100% से ज़्यादा दो अपना, एटलीस्ट आप अपना 100% दो, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जब आप जाते हो ना, तो वहाँ पे 70 to 80% बच्चे वैसे होते हैं जो अपने 50% भी नहीं देते हैं। तो मेन फाइट रहता है ना कि 30 से 30% बच्चे हैं, और यही 20 से 30% होते हैं बहुत खतरनाक लेवल के होते हैं। तो इन्हीं से फाइट करना है आपको, एटलीस्ट 100% देना। और इन 20 से 30% बच्चों के बीच में ना बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 70% देते हैं, कोई 150% भी दे देते हैं, कोई 200% भी दे देते हैं, और कोई 80% या 100% वाले भी होते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 100% की जगह 150% और 200% पे देने पे फोकस करो। आप एटलीस्ट अपना 100% दो, जिस तरीके से मैंने बताया। शेड्यूल को फॉलो करो, जितना आज का शेड्यूल बना क्या हमने उसको कवर किया, आप एक चार्ट पे लिखते जाओगे अगले 15 डेज तक, और आपका एग्जाम से पहले आपको अपना रिजल्ट दिख जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और सेक्शन 1 पे मैं बोलता हूँ आप सेक्शन 2 को ना इतना पढ़ लो कि एटलीस्ट आपके आउट ऑफ 50-30 मार्क्स तक आ जाए, 30 to 32 मार्क्स तक भी आ जाए। और सेक्शन 1 को आप इतना कोशिश करो कि 53 से 54 स्कोर हो, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा गाइस। अगर इससे कम आप स्कोर करते हो तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप 53 स्कोर करते हो यहाँ पर 30 करते हो, इट विल बिकम 83। और इससे कम कट ऑफ किसी स्टेट की जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जीडी में आपने देख लिया ना इस बार कितना कट ऑफ जा रहा है, 87, 85। तो अपने रॉ स्कोर इतना आते हैं ना डिफिकल्ट शिफ्ट के अंदर, तो ये नॉर्मलाइज होकर आपके मार्क्स बन जाएंगे अराउंड 87 तक, ठीक है, नॉर्मलाइज हो जाती है। तो डिफिकल्ट शिफ्ट में आपको टारगेट करना है 83 कैसे भी करके। और सेक्शन 1 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेक्शन 1 में बहुत कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्रिपरेशन करना पॉसिबल है। और सेक्शन 1 इसलिए ना कि जब आप स्टेज 2 में जाओगे तो वहाँ पे फिजिकल से पहले जो एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होगा, सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे। सेक्शन 1 अगर आपके खराब है तो आप हमारी बैच से ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। ये बैच 1 साल के लिए वैलिड है, या फिर आपके सेक्शन 1, 2 सब बढ़िया, तो आप बस मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो हमारी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ये आपके अगले 4 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है। तो एटलीस्ट स्टडी पे हम लोग दे रहे हैं आपको, प्रिपरेशन करो, जान लगाओ, बाकी जहाँ तक हो सकता है पॉसिबिलिटी मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। और आप चाहोगे तो यूट्यूब पे मैं एक बार मैथ की और इंग्लिश की क्लासेस करा दूंगा, तो कमेंट करके बताना क्या लाइव आके मैं क्लासेस करा दूँ। आप लाइव क्लासेस में अटेंड करोगे डेली 11 बजे, तो कमेंट करके जरूर बता देना।